हाँ
Good morning, everyone. Chalo, hello everyone. Once again, we are here to discuss the physics. और सुबह बात कर रहे थे डिस्कस कर रहे थे अबाउट ग्रेविटेशन. वैसे तो जितना पार्ट रिक्वायर्ड है ग्रेविटेशन का उतना हमने डिस्कस किया है, लेकिन कुछ कंसेप्ट है जो आपको मालूम होनी चाहिए, तो उनको भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. साइमल्टेनियसली आप लोग भी इसको मॉड्यूल में से सॉल्व करेंगे, सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट करेंगे, कंसेप्ट एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे. डीपीपी तो चल रही है, ठीक है. तो ग्रेविटेशन में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हमने देखी थी, उसके सिमिलर टर्म आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब क्या होता है, सेम कंसेप्ट है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था. कि जैसे फॉर एग्जांपल ये चौक है और उसको मुझे फेंकना है, और चौक को रिप्लेस करके मैं अगर यहाँ पे कोई 10 kg की बॉडी हाथ में उठा के उसके ऊपर फेंक दूंगा, दोनों केस में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क सेम नहीं होगा, वो वर्क डिफरेंट होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर वर्क करना है तो वो वर्क डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर. अगर बॉडी का मास चेंज होगा तो वर्क चेंज होगा, अगर मास बढ़ जाएगा तो वर्क बढ़ जाएगा, अगर मास कम होगा तो वर्क कम होगा. यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. लेकिन प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया तो हमें पहला काम करना पड़ता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आना पड़ता है. तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यूज करेंगे इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या बनेगा, ये बनेगा वर्क डन पर यूनिट मास. क्या बनेगा, वर्क डन पर यूनिट मास. तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया वर्क डन पर यूनिट मास, और इसका SI यूनिट होगा वर्क डन अपॉन मास है. वर्क डन यानी जूल, मास यानी किलोग्राम. अब इसके डायमेंशंस लगेंगे, जूल मतलब कौन, L2 M1 T-2, मास मतलब M1 M1 कैंसिल हो जाएंगे, तो डायमेंशंस हो गए L2 T-2. क्या हो गए डायमेंशंस, L2 T-2. लेकिन यहाँ पे एक बात होती है कि यहाँ पे जब भी हम ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमें हमेशा से इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को माइनस में रखना है, निगेटिव रखना है. क्यों रखना है निगेटिव में, उसका रीजन हम यहाँ पे समझेंगे और पैरेलल में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब कहीं पे भी अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम पहले क्या करते हैं, वहां पे वर्क डन करते हैं. अब वर्क डन मतलब क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. समझ में आ रहा है? अब ग्रेविटेशन की केस में ये जो फोर्स है वो होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R का स्क्वायर. यहाँ पे G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M सबको मालूम हो गया मास ऑफ द अर्थ है. कितना है मास ऑफ द अर्थ, यस 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. उसके बाद में ये जो स्मॉल m दिख रहा है, ये जो स्मॉल m है उसका मतलब बॉडी का मास है जिसके ऊपर अपन वर्क डन करने वाले हैं. एंड R मतलब कितना सेपरेशन तक हम बॉडी को उठा के लेके जाने वाले. लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा एंड जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो अपोजिट होगे, इसलिए ये वर्क डन क्या बनेगा, माइनस बनेगा. अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो वर्क डन मुझे मिलेगा माइनस ऑफ GMM अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैंसिल होके वर्क डन बन रहा है माइनस ऑफ GMM अपॉन R. ये हो गया वर्क डन. कौन सा वर्क डन, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड. लेकिन हमें मालूम है कि हर बार जो भी हम वर्क करते हैं एवरी वर्क डन ऑलवेज गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये वर्क डन भी स्टोर होगा और इस एनर्जी को हम बोलेंगे एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R. सेम कंसेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी थी. क्या थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, G की जगह पे K था, M की जगह पे Q1 था, दूसरे M की जगह पे Q2 था, अपॉन R था. बस ये पॉजिटिव थी क्योंकि वर्क डन करना पड़ता था इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. ये नेगेटिव है क्योंकि वर्क डन यहाँ पे हमें रेडीमेड होता है, ऑटोमेटिक मिलता है. जैसे ये बॉडी को यहाँ से ग्राउंड तक लेके जाना है तो छोड़ देंगे तो चली जाएगी. इसका मतलब इसको नीचे लेके आने के लिए हम वर्क नहीं कर रहे, नीचे ऑटोमेटिक जा रहा है, मतलब अर्थ वर्क कर रही है, मतलब हमें वर्क मिल रहा है. अगर हमें वर्क मिल रहा है तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, अर्थ की कम हो जाएगी, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए ये साइन नेगेटिव रहेगा. समझ में आ गया? तो ये होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड यहाँ पे आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल.
अब सेम इस वर्क डन का या फिर एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो स्मॉल एम कैंसिल होके इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जी मिलेगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देख लो, कमॉन फास्ट, क्लियर है क्या? सारी बेसिक बातें चल रही है, नया कुछ भी नहीं है। वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ बेटा सर्वेश एकदम ठीक है। चलो क्लियर है क्या, बोलो, कमेंट करो। चलो जल्दी जल्दी। ओके, नेहा का तो क्लियर हो गया। स्क्रीन आणखी वीक कराना, कौन ये स्क्रीन आणखी वीक कराना? हे भक्ती ते रिकामेच नाटक असता, अभ्यास सोडून देते, स्क्रीन मोठी करा, स्क्रीन मोठी करा। ओके आर्या, क्लियर, ठीक है। जो पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो मैंने क्या किया था, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला था इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू अब आ रही क्या आवाज? ठीक है, वंस अगेन आई विल रिपीट दिस। होता है ऐसे कभी कभी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। इसमें हमने क्या किया, बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके यानी जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर करके पुट कर दिया। वहां पे आर आर कैंसिल होके फॉर्मूला मिला एम जी आर, और इसी एम जी आर को अपन इन जनरल कंसिडर करते हैं एज ए पोटेंशियल एनर्जी, लिखते हैं एम जी एच। क्या लिखते हैं? एम जी एच। वहां पे एच का मतलब क्या है, जो यहाँ पे हम आर कंसिडर करते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब इन जनरल जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो इस तरह से डिराइव होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस क्या है कि बेसिकली हम अगर अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को हाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं तो उस केस में हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा।
और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट अगर हम वर्क कर रहे हैं तब वो एनर्जी स्टोर होगी, तब वो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में जो हम कंसेप्ट कंसीडर करते हैं उसमें कि पर्टिकुलर हाइट पे बॉडी पहले से होती है, उसको हम वहां से छोड़ देते हैं तो बॉडी ग्राउंड पे आके गिरती है। नीचे आ रही है बॉडी, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम वर्क नहीं कर रहे, वर्क मिल रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को निगेटिव लेना है। अगर उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उस केस में हमें वर्क करना पड़ता है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सेम होगा जो हमने ग्रेविटेशन में देखा था, और पोटेंशियल के एप्लीकेशन ग्रेविटेशन में ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा है, ग्रेविटेशन में कुछ खास इसका यूज नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा फोकस नहीं किया था, ठीक है। वही एप्लीकेशंस होंगे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए देखते थे। सबसे पहले आएगा फर्स्ट वन, पॉइंट मास, यानी कि स्पेस में कोई भी एक मास यम रखा गया है और उसके बाजू में पॉइंट पी है एट ए डिस्टेंस आर, तो पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल बनेगा V इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर। उसके बाद में सेकंड केस हो जाएगी फॉर होलो स्फीयर। अब होलो स्फीयर की केस में हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं। होलो स्फीयर का मास आपको बोला गया है कि यम है। एक पॉइंट रहेगा ए, कहाँ पे, आउटसाइड। दूसरा पॉइंट रहेगा बी, कहाँ पे, ऑन द सरफेस। तीसरा पॉइंट आएगा सी, कहाँ पे, इनसाइड द होलो स्फीयर। अब आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर था, सरफेस के ऊपर पॉइंट है उसका डिस्टेंस कैपिटल आर था, और पॉइंट सी जो है इट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर डैश है। तो अभी अगर तीनों पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, माइनस ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर होगा। अगर पॉइंट सरफेस के ऊपर आ रहा है तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ओनली स्मॉल आर विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर होगा। एंड वही पॉइंट अगर इनसाइड आ गया तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड कितना होता है, जीरो नहीं होता है। जीरो कौन है, इंटेंसिटी जीरो है। क्यों जीरो है इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मास रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर स्फीयर हॉलो है, अंदर कुछ मास है ही नहीं, तो ये वाला स्फीयर जो भी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा वो आउटर रीजन में करेगा, अंदर तो करेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे ई क्या होती है, जीरो होती है। तो फिर बाद में डाउट आता है कि अगर इंटेंसिटी जीरो है तो ये पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। पोटेंशियल कितना होता है, उतना ही होता है जितना सरफेस के ऊपर था। यानी कि कंसेप्ट ये बोलती है कि होलो स्फीयर के इनसाइड सेंटर पे जाओ, यहां पे जाओ, यहां पे जाओ, किसी भी पॉइंट पे घूमेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट इनसाइड द होलो स्फीयर, ये केस होती है। अब ऐसे क्यों हुआ, उसका रीजन देखो क्या होता है कि आगे एक नेक्स्ट पॉइंट आएगा जहां पे मैं E एंड V इनके रिलेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। E का मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, V का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इनके रिलेशन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इनका रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई dx। मॉड में कंसीडर करेंगे तो माइनस साइन नहीं लिया तो भी चलेगा, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम उसको प्लस लेके सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, देखो कि अगर ये E जीरो है, इसका मतलब ये डेरिवेटिव जिसका अपन ले रहे हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की कंसेप्ट बोलती है कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो होता है। इसलिए ये v कांस्टेंट है, एंड कितना कांस्टेंट है, उतना ही कांस्टेंट है जो सरफेस के ऊपर था, अंदर उतना ही रहेगा, उसमें चेंजेस ऑकर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है। तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द होलो स्फीयर on the surface of hollow sphere and at a point outside the hollow sphere, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। जिन्होंने इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क किया है उनको यहाँ पे वर्क नहीं करना है, एंड जो लोग यहाँ पे इसको प्रॉपर वे से प्रिपेयर करेंगे उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 60% सिलेबस है, कॉमन है, सेम है, ठीक है, सेम फॉर्मूले। बस इंटरचेंज क्या होगा, कांस्टेंट बदलेंगे। ग्रेविटेशन में जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन है। ग्रेविटेशन में मास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज है। ये अगर छोड़ेंगे तो बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा। अब होलो स्फीयर हो गया, उसके बाद में आता है सॉलिड स्फीयर। अब अगर बात सॉलिड स्फीयर की कर रहे हैं तो वो सॉलिड होगा,
सॉलिड होगा मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ होगा, ये बनेगा सेंटर, आउटसाइड पॉइंट रहेगा ए जिसका डिस्टेंस स्मॉल आर है। देन हम सरफेस के ऊपर और एक पॉइंट लेंगे बी जिसका डिस्टेंस कैपिटल आर है। देन इनसाइड वाला एक पॉइंट लेंगे सी जिसका डिस्टेंस आर डैश है। वन बाय वन अगर आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो वो फिर से माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर होगा। देखो कितना सिंपल है फिजिक्स, एक ही फॉर्मूला है वही रटे जा रहा है, डायग्राम बदल रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे थोड़ी कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन 10 बार रीड करो फिर भी वो कंफ्यूज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसके ऊपर फोकस करो बेटा, ठीक है। एक बार करेंगे तो ये परमानेंट वर्क है। ग्रेविटेशन में करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा, इलेक्ट्रो में करेंगे तो ग्रेविटेशन में काम में आएगा। एंड दोनों में से एक टॉपिक करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो एप्लीकेशन है वो भी सिमिलर है ना। कल हमने दूसरे लेक्चर में उसको भी इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब आपको जो सिलेबस है उसके बस 20% कंसेप्ट के ऊपर वर्क करना है। रिमेनिंग 80% आर रिपीटेशंस, ओनली रिपीटेशंस इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब अगर मैं सरफेस के ऊपर का पॉइंट लूंगा बी, तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस ऑफ जी एम अपॉन कैपिटल आर। सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे भी इसको लर्न करके बोलेंगे मेरे को आंसर, इतना सिंपल है। बस यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। रिमेंबर क्या करना पड़ेगा, वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में था। अगर सॉलिड स्फीयर के इनसाइड कोई पॉइंट दिया जाता है तो उसके लिए पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ जी एम इन ब्रैकेट 3r² माइनस आर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर का क्यूब। ये फॉर्मूला है, थोड़ा इसको बस देखना पड़ेगा, बाकी तो इन जनरल सेम ही फॉर्मूले होते हैं। क्या है, जीएम इन ब्रैकेट 3r², आर मतलब रेडियस है एंड ये आर डैश मतलब कौन, इनसाइड वाला पॉइंट, कहां से, सेंटर से, उसका डिस्टेंस। फिर ये 2r³ ऐसे अगर मुझे ये पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर पे, किसके, ग्रेविटी सॉलिड स्फीयर के। अगर ये हॉलो होता तो सेंटर पे भी पोटेंशियल वही आता जो सरफेस पे था, माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर। लेकिन अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो सेंटर के लिए मुझे आर डैश 0 लेना पड़ेगा। सेंटर से लेके सेंटर का डिस्टेंस 0 होता है, इसलिए आर डैश 0 बनेगा। यहाँ पे अगर आर डैश 0 बन गया तो इक्वेशन में देखो क्या होगा, 3r² अपॉन 2r³ में r² कैंसिल होके मुझे पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, दैट इज माइनस ऑफ 3/2 gm अपॉन आर। कौन सा आर, कैपिटल आर। इस तरह से ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो सॉलिड स्फीयर में वेरी करता है। चलो कमन फास्ट स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट, अब हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। अब इंपॉर्टेंट केस आती है रिंग की। डिस्क तो बस दिए इसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका कुछ एप्लीकेशन कहीं पे भी नहीं होता है। रिंग, अगर रिंग के ऊपर एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट दिया है P जिसका डिस्टेंस है x और इसकी रेडियस है a, तो इस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन रूट ऑफ a² प्लस x²। हो गया, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू रिंग जिसका मास कितना है, m है। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डिफरेंट केसेस में जो एप्लीकेशंस थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ये जो टॉपिक था ग्रेविटेशन, हमने इसमें क्या क्या देखा था। सबसे पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट मास, उसके बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके वेरिएशन, एक विथ अल्टीट्यूड, दूसरा विथ डेप्थ, तीसरा विथ लैटिट्यूड, और इसी लैटिट्यूड को हम रोटेशन का इफेक्ट भी कंसीडर करते हैं एंड वहां पे शेप की वजह से होने वाला चेंज भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके वेरिएशन की केस होने के बाद आया था सैटेलाइट, और सैटेलाइट की हमने देखी थी 5 केसेस कि अगर गिवन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, इलिप्टिकल ऑर्बिट और अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। गिवन वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल है तो क्या होगा, दे विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर गिवन वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा है लेकिन एस्केप से कम है, अगेन इलिप्टिकल ऑर्बिट और वो गिर जाएगा अर्थ के सरफेस के ऊपर।
उसके बाद में नेक्स्ट केस हमने देखी थी कि अगर गिवन वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप बन गई तो वो एस्केप होने ही वाला है बाय फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ, लेकिन अगर गिवन वेलोसिटी एस्केप को भी एक्सीड कर रही है, ज्यादा बन रही है, तो एकदम स्पीड से जाएगा बाय फॉलोइंग हाइपरबोलिक पाथ। तो इनको समझने के लिए फिर हमने इंट्रोड्यूस किया था क्रिटिकल वेलोसिटी को। एक बार क्रिटिकल वेलोसिटी को समझने के बाद हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था एस्केप वेलोसिटी को। लेकिन एस्केप वेलोसिटी को समझने के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी टोटल एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी, पहले रिवॉल्विंग सैटेलाइट के लिए, उसके बाद में सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसके लिए, और ये दोनों को देखने के बाद हमने एस्केप वेलोसिटी, फिर वहां पे थोड़ा सा ब्लैक होल मतलब क्या होता है उसके भी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। एस्केप वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, प्लैनेट को एटमॉस्फेयर होगा नहीं होगा, कब होगा, ये सारी बातें हमने वहां पे डिस्कस की थी। उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहले दो तो ऐसे थियोरेटिकली भूल गए तो भी चलेगा, बस सेकंड लॉ में स्टार मार्क करके जो लिखा था, इट रिप्रेजेंट्स conservation of angular momentum, that was important. And third one, square of period of revolution is directly proportional to the cube of semi major axis, that is t square proportional to r cube को हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। और उसके ऊपर आज आपने 2 डीपीपी सबमिट भी किए, सॉल्व भी किए। उसके बाद में नेक्स्ट हमने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को देखा था, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद में हमने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट, एंड उसको समझने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। तो इस तरह के जो बोर्ड पे पॉइंट दिख रहे हैं, इतना ही कंटेंट है ग्रेविटेशन का। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, इनके फॉर्मूले भी लगभग ऑलमोस्ट सारे प्रिपेयर हो चुके हैं। सब लोग मॉड्यूल के सॉल्व क्वेश्चन एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन सॉल्व कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली डीपीबी भी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आउटपुट नहीं आएगा। कब तक आउटपुट नहीं आएगा, मैंने आपको पहले से ये क्लियर कट बोल रहा हूं। यू आर डीलिंग विथ फिजिक्स, जितना पढ़ाने के लिए और बोलते टाइम में इजी बताता हूं उतना है नहीं। समझ में आ रहा है ना, हमारा जो सब्जेक्ट है उसका एक दर्जा है, उसकी एक लेवल है, उसकी लेवल तक हमें जाना पड़ेगा। और उसके लिए एकदम बेसिक सिंपल केस में एक्सप्लेन करता हूं। हमारा जो ब्रेन है उसके लिमिटेशन को समझो। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि फिजिक्स में वर्क करते हैं लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आता है, कि हमारा जो माइंड सेट है वही प्रॉपर नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं अदर सब्जेक्ट की तरह, इसकी थ्योरी रीड कर ली, फॉर्मूले रट्टा मार लिए, चलो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चलो अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वो नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ी थी उसके ऊपर मॉड्यूल में जितने सॉल्व एग्जांपल्स है पहले देख के सॉल्व करो। स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस आपको सॉल्व करनी पड़ेगी बेटा। खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन एट द एंड पहले खुद को कुछ तो बनाओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो रीड करना है, पूरी तरह से उसको समझना है। उसके बाद बिना देख के उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। एंड अगर बिना देख के सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 5 मिनट पहले पढ़ा था वो भी सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है। तो जब हम 4 महीने बाद 2 साल बाद एग्जाम देने वाले, उसमें कैसे याद होगा। ये समझ में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से एक बार रीड करना पड़ेगा। हमें याद नहीं आ रहा था इसका मतलब ब्रेन को वो क्लियर हुआ ही नहीं था, हम इल्यूजन बना रहे बस। ये तो आपल्याला बऱ्याच जणांना सवय असते, घाणेरडी सवय, क्वेश्चन सॉल्व नाही करते, देख लेते, हा सोपा येऊन जाईल आपल्याला। आणि येऊन जाईल वाले जे असतात ते हवेत जातात आणि नंतर परत आपटतात। त्यांना वाटत असतं एक्सपेक्टेशन असतात फिजिक्स में आएंगे 180 और आते सिर्फ 18, जीरो गायब हो जाता है। उसका रीजन ही है, खुद के साथ सिंसियर बनो बस। समझ में आ रहा है ना। अभी ऑनलाइन है, लिमिटेशन है, मैं आपके नोटबुक पर्सनली चेक नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने बोला है कि जो वर्क आप कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, उसको व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करो। बट आई एम गेटिंग वेरी पुअर रिस्पॉन्स। अटेंडेंस तो सब लोग लगा रहे हैं, मैं आपके ऊपर विश्वास रख रहा हूँ कि अटेंडेंस लगा रहे मतलब पढ़ ही रहे थे, चैटिंग नहीं कर रहे थे, अदर कोई भी वर्क नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन वो वर्क सबमिट करेंगे तो मेरा और फेथ बढ़ेगा। और मैंने बोला है कि जितना आप वर्क करेंगे, फॉर एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मेरी रिएक्शन तो इक्वल नहीं, इक्वल से 4 पट ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है ना। मॉर्निंग के लेक्चर लेके हम रात में भी लेक्चर ले रहे हैं। मैंने आपको कमिटमेंट दी थी कि लॉकडाउन का अपन इतना भयानक एडवांटेज लेने वाले कि ऐसे थोड़ी दिन बाद लगने लगा कि लगेगा कि ये लॉकडाउन ही चलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। हम दोपहर में लेक्चर ले सकते हैं, नाइट में ले सकते हैं, मॉर्निंग में ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, आप कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो। सॉल्व कर रहे हैं सब लोग, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट अबाउट यू, बट उसको सबमिट भी करो। कहाँ पे सबमिट करेंगे, कैसे करेंगे, मैंने बोला है कहीं पे भी सॉल्व करो, रब पेजेस पे करो, किसी पे भी करो, लेकिन जहां पे सॉल्व किया है वो व्हाट्सएप पे फोटो मुझे भेजो।
सुकून मिलता है, अच्छा लगता है मुझे कि कुछ ना कुछ हो रहा है करके। समझ में आ रहा है ना? बस आप एक स्टेटमेंट में रिप्लाई देते सर हो गया, लेकिन क्या हो गया, कितने डाउट थे, क्या थे, हमें क्या करना है, पूरी जितने भी मैंने डीपीपी दी है, जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है, उनको वन बाय वन हमें डिस्कस भी करना है, सॉल्व भी करना है। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो, अब तक हम ग्रेविटेशन डिस्कस कर रहे थे, ये पार्ट सबको क्लियर हो गया। तो कल मॉर्निंग में फिर से हमारा 9 to 10 लेक्चर रहेगा ग्रेविटेशन का ओनली, और उस ग्रेविटेशन के लेक्चर में हमें लेने डाउट सेशन। तो आपके पास आपके जो डाउट्स है वो रेडी होने चाहिए। तो शेड्यूल कैसा होगा देखो, कि ग्रेविटेशन के फर्स्ट लेक्चर के बाद जितने मॉड्यूल के सॉल्व, कंसेप्ट, एप्लीकेशन एंड जितनी डीपीपी मैंने ली थी, उनका ही डिस्कशन कल हम 9 to 10 में करने वाले हैं। तो आपके पास वो डाउट्स रेडी होने चाहिए, फिर वो क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं रहेंगे क्लियर, वो पेंडिंग रखेंगे, तो फिर बाद में आपको मालूम मेरा स्टेटमेंट सोपं आहे, येऊन जाईल, मी सांगतो नंतर 5 मिनिटांनंतर, उद्या ये, मुझे मालूम है आप नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है ना? मेरा पीछा नहीं छोड़ना है सर, सांगाच, क्लियर झालंच पाहिजे। व्हॉट्सअप पे भी डाउट भेज रहे, बेटा थोड्या वेळाने सांगतो, 5 मिनिटांनी सांगतो, मुझे छूट नहीं देनी है। नहीं सर सांगा, तुम्हें आत्ताच सांगा, मला नेक्स्ट वर्क करायचं है, ये आपको बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? मैं चेक करता हूँ, इज इट ओके, बाद में बोलता हूँ, और बाद में फिर दूसरा डाउट आता है, पहला डाउट तो चला गया, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है? तो कल से हम फिर से ग्रेविटेशन पे ही वर्क शुरू करने वाले हैं। आपने जो वर्क कंप्लीट किया है आज रात में, मुझे उसका सबमिशन चाहिए। जो डाउट्स है वो क्लियर कट आपके सामने होनी चाहिए, कि सर ये मेरा डाउट है, यही सॉल्व करो। इसी में सॉल्व एग्जांपल था मॉड्यूल में, उसमें मुझे प्रॉब्लम था, कंसर्ट एप्लीकेशन ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, सर डीपीपी में इतने नंबर का क्वेश्चन का डाउट है, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करते टाइम मैं वो डाउट सेशन आईपैड पे लेने वाला हूँ। मैं बस क्वेश्चन नंबर पूछूंगा, किसको किस में डाउट है, फिर अगर आप सोचेंगे डाउट था क्या, डाउट था या नहीं था, फिर आपका काम हो गया, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो फिर से आज रात को मैं ग्रेविटेशन इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे ये बातें करनी थी। मुझे रोटेशनल भी मोशन भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन अभी जो है टाइम आ गया है कि हमें टॉपिक को 100% कंप्लीशन के टुवर्ड्स लेके जाना है। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रॉम टुमारो, फिर से एक बार आई विल रिपीट दिस, फ्रॉम टुमारो वी हैव टू डिस्कस द डाउट सेशन ऑफ द ग्रेविटेशन ओनली, क्योंकि जब तक ये ग्रेविटेशन प्रिपेयर नहीं होता है, इसे ब्लड में नहीं आता है। जब मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, देखो रोज टेस्ट आएगी ग्रेविटेशन की, हर एक टेस्ट में 150 प्लस मार्क्स चाहिए, और वो आने के लिए जो करना पड़ेगा हमें करना है। मैं मेरे तरफ से कर रहा हूँ, आपको आपकी तरफ से करना है। जो कुछ भी आप, लगता है कि और इंप्रूवमेंट चाहिए, जैसे मुझे चाहिए थी, मैंने अभी बोल दी, आपको लगता है वो अभी आप डिस्कस करो, डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, वर्कशीट का लोड ज्यादा हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं मिल रहा है, वट एवर इट में भी, जो भी आपकी ओपिनियन है वो हम डिस्कस करके सॉर्ट आउट करेंगे। बर्डन लेके छोड़ मत दो उसको, करो, जितना हो रहा है उतना करो। जहां पे रुक गए समझ लो कि फिर हमें क्या करना है, थोड़ा स्टॉप लेना है। मैंने बोला कि 5 मिनट 10 मिनट की नैप लो, और फिर से उठो, फिर पढ़ो। ग्रुप पे अपन देखते हैं, जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ, कुछ लोग हैं लिमिटेड 5 से 7 लोग, जिनको 3:30 को अटेंडेंस बोलो रेडी है, 5:30 को अटेंडेंस बोलो रेडी है, मॉर्निंग में, मतलब वो सोते नहीं, मुझे पर्सनल मैसेज करना पड़ता है, बेटा सो जाओ आप। मतलब वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं सोचो, और आपका क्या है। और मैंने बोला था स्ट्रिक्टली ऑनलाइन चल रहा है, घर वालों को बोल के ये अलाउ कर लो, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑन रखो, है ना, व्हाट्सएप का यूज करना है, मेरा नाम बोलो, बस उसका मतलब गैरफायदा घेऊ नका फक्त। माझ्या नावाखाली मोबाईल हातात घ्यायचा आणि बाकी मग चालू कार्यक्रम, ठीक है, वैसे मत करो। बस जो है प्रॉपर यूज करो। उससे क्या होता है कि आपने अटेंडेंस ली, बाकी लोगों को समझ में आता है। समझ में रहे ना आप? और उनको भी मतलब जो नींद आ रही थी, जो सोने जा रहा था, वो भी उठ के पढ़ता है। तो हमारी वजह से अगर किसका फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जो बोला सबको क्लियर है या फिर से रिपीट करूं? ऋतुजा, आजचं काय होमवर्क है? मग आज डीपीपी आएगी बेटा, रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलूंगा। प्रसाद, ते लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल मध्ये डायरेक्ट एडिशन करतो बेटा, ते इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये असतं। मॉड्यूल में कंप्लीट कंपेयर करके दिया है। देखो कुछ पॉइंट्स है मॉड्यूल के जो वन बाय वन मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि वो मैं भूल गया हूँ। समझ में आ रहा है क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, पूरा मेरा दिमाग में रहता है, पूरा प्लानर रेडी होता है। बस जो पॉइंट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। समझ में आ रहा है ना? और वो थोड़े से आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मॉड्यूल में इंक्लूड करके दिए। और मॉड्यूल में रीड करके वो इजीली समझ भी जाते हैं, लेकिन इतना उनको दिमाग में नहीं रखना है, इसलिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। जैसे ये E इक्वल्स टू माइनस dv/dx मैंने लिखा था, ऐसे पूरा उसके ऊपर, जैसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना टाइम दिया था उतना टाइम यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि इस टॉपिक में उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं। समझ में आ रहा है ना? सेम कंसेप्ट वहां पे। तो ये अकॉर्डिंग टू प्लान चलता है बेटा प्रसाद। सर्वेश, हे प्लॅनर मी तुला का देऊ? जे सांगितल्यावर ते कम्प्लीट कर बेटा पहिले।